वेलकम बैक अनदर न्यू वीडियो। आपके लिए हम फिर से लेके आ गए हैं बीए सेकेंड ईयर के इकोनॉमिक्स के फर्स्ट पेपर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। जैसा कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, ये क्वेश्चन कितने बार रिपीट हुआ है, तो ये क्वेश्चन कंफर्म है कि आ जाएगा आपके एग्जाम में, इसलिए कि आपको 5 से 6 क्वेश्चनों में से एक करना होता है जिसमें कंफर्म है कि आ जाएगा। तो चलिए देख लेते हैं। क्रिन्स के रोजगार सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। यह प्रतिष्ठित सिद्धांत पर किस प्रकार सुधार है, अथवा प्रभावपूर्ण मांग बिंदु क्या है। किन्स की न्यून रोजगार संतुल्य धारणा का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। किन्स के रोजगार सिद्धांत का तार्किक प्रारंभिक बिंदु प्रभावपूर्ण मांग का सिद्धांत की व्याख्या कीजिए, अथवा किन्स के रोजगार सिद्धांत में प्रभावपूर्ण मांग की व्याख्या कीजिए। प्रभावपूर्ण मांग किन तत्वों से निर्धारित होता है। तो ये सारे एक ही क्वेश्चन हैं, जैसे आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। सबका मतलब है कि ये सब में किन्स का प्रभावपूर्ण मांग का सिद्धांत ही लिखना है। ठीक है, तो हम आते हैं अब सीधे अपने आंसर पे। तो हेडिंग हम लोग डाल लेते हैं किन्स का प्रभावपूर्ण मांग का दर्शन। ठीक है, मांग का दर्शन। ठीक है, तो प्रभावपूर्ण मांग का सिद्धांत किन्स के आय, उत्पादन तथा रोजगार सिद्धांत का केंद्र बिंदु है। डिलर्ड के अनुसार तर्क के आधार पर किन्स के रोजगार सिद्धांत का प्रारंभिक बिंदु प्रभावपूर्ण मांग का सिद्धांत है। प्रभावपूर्ण मांग के समावेश और उपभोग मांग तथा विनियोग मांग में इसके विभाजन से आर्थिक सिद्धांत में आधारभूत परिवर्तन हुआ है। कुल रोजगार कुल मांग या प्रभावपूर्ण मांग पर निर्भर करता है, और प्रभावपूर्ण मांग में कमी के कारण ही बेरोजगारी उत्पन्न होती है। रोजगार में वृद्धि से आय में वृद्धि होती है, आय में वृद्धि से उपभोग में वृद्धि होती है, परंतु उपभोग में उस अनुपात में वृद्धि नहीं होती जिस अनुपात में आय में वृद्धि होती है। रोजगार में वृद्धि हेतु वास्तविक निवेश में वृद्धि की जानी चाहिए। आय तथा रोजगार के एक दिए हुए स्तर को स्थापित नहीं किया जा सकता जब तक कि निवेश इतना अधिक न हो कि उस आय स्तर पर आय व उपभोग के अंतर बचत को समाप्त कर सके। यही प्रभावपूर्ण मांग के सिद्धांत का आधारभूत तथ्य है। प्रभावपूर्ण मांग का अर्थ। प्रभावपूर्ण मांग का अर्थ। ठीक है, प्रभावपूर्ण मांग का अर्थ। तो साधारण शब्दों में प्रभावपूर्ण मांग से अभिप्राय वस्तुओं को खरीदने की समर्थन से, अर्थात प्रभावपूर्ण मांग से अभिप्राय किसी अर्थव्यवस्था में व्यक्तियों द्वारा वस्तुओं तथा सेवाओं पर किए गए वास्तविक व्यय से है। उद्यमियों को जो मुद्रा प्राप्त होती है वह मजदूरियों लाभ लगान व ब्याज के भुगतान के रूप में दे दी जाती है। इस प्रकार प्रभावपूर्ण मांग वास्तविक व्यय राष्ट्रीय आय के बराबर होती है, और राष्ट्रीय आय समाज के सभी व्यक्तियों के आयों का योग होती है। प्रभावपूर्ण मांग की गणना अर्थव्यवस्था में किए गए कुल व्यय से की जाती है। अर्थव्यवस्था में कुल मांग उपभोग वस्तुओं तथा निवेश वस्तुओं की मांग का योग कहलाती है। अर्थात कुल मांग उपभोग वस्तुओं की मांग प्लस निवेश वस्तुओं की मांग। कुल मांग में उपभोग वस्तुओं की मांग का भाग अधिक होता है। आय तथा रोजगार स्तर में वृद्धि से इसमें वृद्धि होती जाती है। आय के विविध स्तरों पर मांग के विविध स्तर होते हैं, परंतु ये सभी स्तर प्रभावपूर्ण मांग को प्रकट नहीं करते। केवल वह कुल मांग जो कुल पूर्ति के बराबर होती है प्रभावपूर्ण मांग कहलाती है। इस प्रकार प्रभावपूर्ण मांग बराबर राष्ट्रीय आय बराबर उपभोग व्यय प्लस निवेश व्यय बराबर उत्पादन बराबर रोजगार। तो प्रभावपूर्ण मांग की परिभाषाएं। जे एम किन्स के अनुसार कुल मांग की अनुसूची में कुल मांग का वह बिंदु प्रभावपूर्ण मांग कहलाएगा जिस पर कुल पूर्ति के बराबर होगी। स्टेनियर और हेंग के अनुसार प्रभावपूर्ण मांग वह कुल मांग की कीमत है जो कुल पूर्ति कीमत के बराबर होने के कारण प्रभावपूर्ण मांग प्रभावपूर्ण बन जाती है। इसलिए यह एक अल्पकालिक संतुल्य की अवस्था है। डिलर्ड के अनुसार प्रभावशाली विश्लेषण का प्रयोग कुल मांग वक्र के उस बिंदु को प्रकट करने के लिए किया जाता है जहां उसे कुल पूर्ति काटती है। प्रभावपूर्ण मांग के
मांग के निर्धारक तत्व। तो प्रभावपूर्ण मांग के दो तत्वों द्वारा निर्धारित होता है। कुल मांग की कीमत तथा कुल पूर्ति की कीमत। कुल मांग की कीमत तथा कुल पूर्ति की कीमत। कुल मांग की कीमत से अभिप्राय उस मुद्रा की उस राशि अथवा विक्रय प्राप्ति से है जिसे रोजगार के किसी विशेष स्तर पर अर्थव्यवस्था के समस्त उत्पादक उत्पादी माल को बेचकर प्राप्त करने की आशा करते हैं। प्रो पीटरसन ने कुल मांग की कीमत की परिभाषा व्यय के रूप में की। पीटरसन के अनुसार कुल मांग वह तालिका है जिससे प्रकट होता है अर्थव्यवस्था की व्यय करने वाली मुख्य इकाइयाँ वास्तविक आय के विभिन्न स्तरों पर कितना धन व्यय करने के लिए तैयार हैं। स्टेनियर और हेंग के अनुसार अर्थव्यवस्था में श्रमिकों की किसी एक संख्या को रोजगार पर लगाने से जितना उत्पादन होता है उसे बेचने से अर्थव्यवस्था के समस्त उद्यमी कुल जितना धन प्राप्त करने की आशा करते हैं वो रोजगार के इस स्तर पर कुल मांग कीमत होती है। कुल मांग अनुसूची क्रिया। कुल मांग अनुसूची एक वह तालिका है जो रोजगार के विभिन्न स्तरों पर प्राप्त होने वाले उत्पादनों को बेचकर प्राप्त होने वाली विविध संभावित मुद्रा की मात्रा को प्रकट करती है। कुल मांग कीमत की अनुसूची को किन्स ने कुल मांग की क्रिया कहा है। कुल मांग की क्रिया या अनुसूची मुद्रा की उन वित्त राशियों की अनुसूची होती है जिसकी रोजगार के वित्त स्तरों पर एक अर्थव्यवस्था उत्पादन की बिक्री से प्राप्त होने की संभावना होती है। तो फ्रेंड्स ये इस क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे समाप्त होता है। और वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा जिससे आने वाले अन्य वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिलते हैं। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है हार्ट्रे के व्यापार चक्र के सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। हार्ट्रे के व्यापार चक्र सिद्धांत की व्याख्या कीजिए अथवा व्यापार चक्र की प्रमुख विशेषताएं बताइए तथा हार्ट्रे के व्यापार चक्र सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। ठीक है, तो हार्ट्रे का व्यापार चक्र का मुद्रा सिद्धांत। हार्ट्रे का व्यापार चक्र का मुद्रा सिद्धांत। प्रो आर.जी. हार्ट्रे के अनुसार व्यापार चक्र एक नितांत मौद्रिक समस्या है। यह व्यापारियों की ओर से मुद्रा की मांग प्रवाह में होने वाले परिवर्तन हैं जिनके परिणाम स्वरूप अर्थव्यवस्था में समृद्धि तथा मंदी आती है। उसका मत है कि हड़ताल, बाढ़, भूकंप, सूखा, युद्ध आदि गैर मौद्रिक कारण बहुत हुआ तो आंशिक मंदी तो ला सकते हैं, चढ़ाव लाते हैं जिनसे आगे उत्पादकों तथा व्यापारियों की ओर से मुद्रा की मांग के प्रवाह में परिवर्तन होते हैं। आज के युग में बैंक साख ही भुगतान का प्रमुख साधन है। बैंकिंग प्रणाली की ब्याज की दर को घटाकर, बढ़ाकर अथवा प्रतिभूतियों को खरीदकर या सौदागरों के हाथ बेचकर साख को बढ़ाती या घटाती हैं। इससे अर्थव्यवस्था में मुद्रा का प्रभाव बढ़ या घट जाता है और इस प्रकार अर्थव्यवस्था में समृद्धि अथवा मंदी आ जाती है। व्यापार चक्र की प्रसार अवस्था तब शुरू होती है जब बैंक उधार सुविधाओं को बढ़ा देता है, ब्याज की उधार देने की दर घटाकर या प्रतिभूतियाँ खरीदकर ये उधार सुविधाएं प्रदान की जाती हैं। इनसे सौदागरों तथा उत्पादकों को उधार लेने को प्रोत्साहन मिलता है। इसका कारण यह है कि वे ब्याज दर में परिवर्तनों के प्रति बहुत सचेत होते हैं, इसलिए ऋण सस्ती दर पर मिलने लगता है तो वो अपना स्टॉक या माल बढ़ाने के लिए बैंकों को उधार लेते हैं। इसके लिए वे उत्पादकों को बड़े ऑर्डर देते हैं जो आगे उस बढ़ी हुई मांग को पूरा करने के लिए उत्पादक के अधिक साधन काम में लगाते हैं। परिणामतः उत्पादन के साधनों के स्वामियों के मौद्रिक आय बढ़ जाती है जिससे वस्तुओं पर व्यय बढ़ जाता है। सौदागर देखते हैं कि उनका स्टॉक खत्म हो जा रहा है, वे उत्पादकों को अधिक ऑर्डर देते हैं। इससे उत्पादक सक्रियता, आय, परिव्यय, मांग में वृद्धि होती है और सौदागरों का स्टॉक और कम हो जाता है। हार्ट्रे के अनुसार बढ़ रही सक्रियता का मतलब है बढ़ रही मांग और बढ़ रही मांग का मतलब है बढ़ रही सक्रियता। एक दुष्चक्र उत्पादन सक्रियता का प्रसार शुरू हो जाता है। ज्यों प्रसार की संचयी प्रक्रिया चलती है त्यों उत्पादन कीमतें बढ़ने लगती हैं। ऊंची कीमतों से व्यापारियों को अधिक उधार लेने की प्रेरणा मिलती है ताकि वे और अधिक लाभ कमाने के लिए और भी अधिक स्टॉक रोक सकें। इस प्रकार आशावादिता उधार लेने को प्रोत्साहन देती हैं।
उधार लेने से विक्रय बढ़ते हैं और विक्रय से आशावादिता बढ़ती है। हार्ट्रे का कहना है कि समृद्धि निरंतर नहीं चलती रह सकती है। जब बैंक ऋण का प्रसार रोक देते हैं तो समृद्धि समाप्त हो जाती है। बैंक और उधार देने से इसलिए इनकार कर देते हैं कि उनके नकदी कोष रिक्त हो जाते हैं और जो मुद्रा परिचालन में होती है उसे उपभोक्ता नकदी धारणों के रूप में खपा लेते हैं। दूसरा कारण यह है कि जब घरेलू वस्तुओं की कीमतें बहुत बढ़ जाती हैं तो इनके परिणामस्वरूप निर्यात की तुलना में आयात बढ़ जाते हैं, तो विदेशों को सोना निर्यात करना पड़ता है। इन कारणों से विवश होकर बैंकों को ब्याज की दरें बढ़ानी पड़ती है और वे उधार देने से इनकार कर देते हैं, बल्कि वे व्यापारी समुदाय को कर्जा चुकाने के लिए कहते हैं। इससे व्यापारिक मंदी की आवश्यकता शुरू हो जाती है। बैंकों का कर्जा चुकाने के लिए व्यापारी अपना माल बेचने लगते हैं। इससे कीमतों के गिरने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। व्यापारी लोग उत्पादकों को दिए गए अपने ऑर्डर भी कैंसिल कर देते हैं। मांग गिर जाने के कारण उत्पादक अपनी उत्पादन सक्रियता घटा देते हैं। इससे आगे उत्पादन के साधनों की मांग गिर जाती है, बेरोजगारी फैलती है, आय गिर जाती है। गिरती हुई मांग, कीमतें, अन्य ये सभी मंदी के सूचक हैं। बैंकों का कर्जा चुकाने में असमर्थ कुछ फर्म दिवालिया हो जाती हैं और इस प्रकार बैंकों को मजबूर कर देती हैं कि वे अपनी साख में और संकुचन करें। इस प्रकार समस्त प्रक्रिया संचयी बन जाती है और अर्थव्यवस्था को मंदी में धकेल देती है। हार्ट्रे के अनुसार पुनरुत्थान की प्रक्रिया बहुत धीमे तथा रुक कर चलती है। जब मंदी चलती रहती है तो जो भी कीमत मिले उसी पर व्यापार अपना स्टॉक बेचकर बैंकों का कर्जा चुकाते हैं। परिणामतः बैंकों की रिजर्वों में मुद्रा आने लगती है और बैंकों के कोष बढ़ते हैं। यद्यपि बैंक दर बहुत कम होती है, फिर भी साख गतिरोध बना रहता है, जो आर्थिक सक्रियता में निश्चयवाद के कारण व्यापारियों को बैंक से उधार लेने से रोक रखता है। केंद्रीय बैंक इस गतिरोध को सस्ती मुद्रा नीति अपनाकर समाप्त कर सकता है, जो अनंत अर्थव्यवस्था में पुनरुत्थान लाएगा। आलोचनाएं फ्रीडमैन जैसे मुद्रा सिद्धांतियों ने हार्ट्रे के सिद्धांत का समर्थन किया है, परंतु अधिकांश अर्थशास्त्रियों ने उसकी इस बात पर आलोचना की है कि उसने चक्रीय उतार चढ़ाव की व्याख्या करने में मौद्रिक साधनों पर अतिबल दिया है और गैर मौद्रिक साधनों की अपेक्षा की है। जिन बातों पर हार्ट्रे के सिद्धांत की आलोचना की गई, इनमें कुछ की चर्चा नीचे की जा रही है। खास प्रसार या संकुचन तेजी अथवा मंदी नहीं ला सकता। इस बात से कोई भी इनकार नहीं कर सकता कि खास का प्रसार होने से व्यापार क्रिया का विस्तार होता है, परंतु हार्ट्रे मानता है कि खास प्रसार से तेजी आती है। यह ठीक नहीं है, क्योंकि तेजी का कारण खास प्रसार नहीं है। जैसा कि पिगू ने लक्ष्य किया है, बैंक मुद्रा पूर्ति में होने वाले परिवर्तन व्यापार चक्र का अंग है, कारण नहीं है। मंदी की अंतिम स्थिति में ऋण सुगमता से उपलब्ध होता है, परंतु फिर वह पुनरुत्थान लाने में असमर्थ रहता है। इसी प्रकार साख संकुचन मंदी नहीं ला सकता। बहुत हुआ तो वह मंदी के लिए स्थिति मात्र उत्पन्न कर सकता है। इस प्रकार साख का प्रसार या संकुचन अर्थव्यवस्था में न तो तेजी और न ही मंदी ला सकती है। दूसरा है, समृद्धि अनंत काल के लिए चलाई नहीं जा सकती और मंदी रोकी नहीं जा सकती। हर्बलर ने हार्ट्रे के इस तर्क की आलोचना की है कि व्यापारिक तेजी के भंग के लिए सदा मौद्रिक कारण ही उत्तरदायी रहता है और यदि मुद्रा पूर्ति अनंत हो तो निश्चित काल के लिए समृद्धि चलती रह सकती है और मंदी को रोका जा सकता है। परंतु तथ्य यह है कि देश में मुद्रा की पूर्ति अनंत भी हो तो भी न तो समृद्धि को अनंत काल के लिए चलाया जा सकता है और न ही मंदी को अनिश्चित काल तक स्थगित किया जा सकता है। व्यापारी केवल बैंक साख पर निर्भर नहीं। हार्ट्रे ने अपने विश्लेषण में थोक विक्रेताओं को जो कार्यभाग दिया है उसकी आलोचना प्रो हेम्बर्ग ने की है। हार्ट्रे के सिद्धांत में प्रमुख व्यक्ति व्यापारी या थोक विक्रेता हैं, जो बैंकों से उधार लेते हैं और उत्थान या पतन लाना शुरू करता है। वास्तव में व्यापारी केवल बैंक साख पर ही निर्भर नहीं करते, बल्कि अपने संचित कोषों से भी और निजी स्रोतों से उधार ग्रहण द्वारा अपने व्यापार के लिए वित्त का प्रदान करते हैं।
व्यापारी ब्याज दरों में परिवर्तनों से प्रभावित नहीं। फिर हेम्बर्स तो हार्ट्रे के इस विचार से भी सहमत नहीं है कि व्यापारी ब्याज की दरों में होने वाले परिवर्तनों से प्रभावित होते हैं। हेम्बर्स के अनुसार ब्याज की दर में कमी के प्रति व्यापारियों में अनुकूल प्रतिक्रिया तभी होगी जब वे समझेंगे कि वह कमी अस्थायी रहेगी, परंतु मंदी की अवस्था में उनमें अनुकूल प्रतिक्रिया नहीं होती, क्योंकि व्यापारियों को यह भय रहता है कि हर बार ब्याज की दर घटेगी तो और कमी आएगी। दूसरी ओर यदि व्यापारी अपने ही कोषों से अपने स्टॉक के लिए वित्त का प्रबंध करेंगे तो ब्याज दर के परिवर्तनों का उन्हें अनेक क्रयों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, तो यह क्वेश्चन समाप्त हुआ आपका यहाँ पे। तो बस वीडियो को यहाँ पे हम ख़त्म करते हैं। चैनल पर प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि अभी मेरा नया चैनल, तो आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। इतना मेहनत करता हूँ, बस आप एक सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कुछ अच्छे टॉपिक्स के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।